दोस्तों, स्टॉक मार्केट से हर कोई बेशुमार पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग की सही नॉलेज न होने के कारण कुछ लोग इन्वेस्टर बनने की बजाय एक स्पेक्युलेटर बनकर रह जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को मात देकर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, उनकी लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की बाइबल मानी जाती है। वॉरेन बफेट हर इन्वेस्टर को इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। ये बुक पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इस बुक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप स्टॉक्स को खरीदो और लंबे समय तक उन्हें होल्ड करके रखो। ये बिल्कुल ही रॉन्ग डेफिनेशन है। किसी भी इन्वेस्टिंग में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज है एनालिसिस। इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको शेयर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके पास उन्हें खरीदने के कुछ रीजन जरूर होने चाहिए। सेकंड है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। आपको ये ध्यान देना है कि क्या लंबे टाइम तक आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। थर्ड है सफिशिएंट रिटर्न। अगर आपको अपने पैसों पर बैंक से एनुअली 5 या 6% का रिटर्न मिलता है तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग से एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अगर आपको अपनी एफडी से 7% का रिटर्न मिलता है तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग से 12% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। यानी कि आपको जो रिटर्न नॉर्मली मिल रहा है उससे 5% ज्यादा रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए। द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। आज जो चीज हमें 100 रुपए की मिलती है, आज से कुछ सालों पहले वो 10 रुपए की मिल जाती थी। जैसे जैसे टाइम के साथ चीजों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। हर साल इन्फ्लेशन में नियरली 5% का इंक्रीमेंट होता है और इससे सबसे ज्यादा वो लोग अफेक्टेड हैं जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है। अगर कुछ लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट होता भी है तो वो सिर्फ 2-3% का होता है, जबकि इन्फ्लेशन में 5 to 6% का इंक्रीमेंट होता है। आज जिन पैसों में पूरे घर का महीने भर का सामान आ जाता है, कुछ सालों में इतने पैसों का 10 दिन का सामान आना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हो। इसके लिए यही बेस्ट है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप पैसा बैंक में या घर पर ही रखते हैं तो टाइम के साथ वो ग्रो नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी। लेकिन अगर आप वही पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कई गुना रिटर्न भी मिल सकते हैं। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा स्टॉक्स बीट करते हैं और अच्छे रिटर्न देते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब इन्फ्लेशन मिड रेंज में हो। इन्फ्लेशन का कर्व जब थोड़ा बहुत बढ़ता है तो यह टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इस समय कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन हार्मफुल होता है, क्योंकि इस समय कंज्यूमर सामान खरीदना ही बंद कर देता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रहेगा कि वो फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करे। REITs भी इन्फ्लेशन को ओवरकम करने में फायदेमंद है। REITs का मीनिंग है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग रेंट पर देती हैं। ऐसी कंपनीज इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इनमें इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। कई बार शेयर्स के प्राइस एकदम से गिर जाते हैं और लोगों को काफी लॉस होता है। कुछ लोग तो सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पर चढ़ाया है तो टेनेंट आपको रेंट देता रहेगा। मार्केट डाउन का असर आपके रेंट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आप REITs में इन्वेस्ट करो तो आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। TIPS यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, जिन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पर इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। इनमें इन्वेस्ट करने में रिस्क भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्टॉक बॉन्ड से ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन ये डेटा जिस अमाउंट पर बेस्ड है वो 10 से भी कम स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक बहुत कम हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ भी लेते हो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ आप ही नहीं होंगे, हजारों लाखों की तादाद में लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे।
इस वजह से स्टॉक ओवर प्राइस्ड होगा और अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर भी दोगे तो आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता है और ऐसे में क्या होता है, लोग बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ऐसे टाइम पर मिस्टर मार्केट का फेमस मेटाफर आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगा। मार्केट हर रोज आपके सामने शेयर्स का अलग अलग प्राइस पेश करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एकदम सही प्राइस पेश करता है, लेकिन कई बार ये प्राइस बिल्कुल गलत होते हैं। इस समय मार्केट को एक इंसान की तरह मानकर सोचे, जैसे मिस्टर मार्केट जो हर दिन आपके पास आता है और आपको हर दिन अलग अलग प्राइस पर शेयर खरीदने के लिए बोलता है। पहले दिन वो आपको किसी शेयर को 10,000 में खरीदने के लिए बोलता है और अगले दिन उसी शेयर को 5,000 रुपए में खरीदने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन उसी शेयर को 25,000 रुपए में खरीदने के लिए बोलता है। इसी टाइम पर मोस्ट ऑफ द पीपल गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आपको इसी टाइम पर एक राइट डिसीजन लेना है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमन माइंड का नेचर ही कुछ ऐसा है कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को देखकर लोगों को लगता है कि ऐसे ही वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जब मिस्टर मार्केट आपके सामने हर रोज नए नए प्राइस पर शेयर खरीदने या बेचने के लिए बोलता है, उस समय आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको खरीदना चाहिए और जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको बेचना चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम पर इस कॉन्सेप्ट से आपको काफी मदद मिलेगी। जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। पोर्टफोलियो बनाने के लिए दो तरह की स्ट्रेटजी यूज होती हैं, एक्टिव यानी एंटरप्राइजिंग और दूसरी है पैसिव यानी डिफेंसिव। बेंजामिन ग्राहम ने दो तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं, जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, इन्हें लॉस होने से डर लगता है। बेंजामिन ग्राहम लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने की सलाह देते हैं क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी कंपनी की अच्छे से रिसर्च कर सके। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कितना पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। इसका एक फॉर्मूला है, अपनी एज को 100 से माइनस कर दो, जो बचता है उतने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और बाकी को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। अब हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर किसी आदमी की एज 60 है, उसे पेंशन मिल रही है, उसके पास अपना खुद का घर है, अगर वो अपने सारे पैसों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। वही अगर एक 25 साल का यंग लड़का है जिसने अभी कुछ नहीं किया है, उसे घर भी खरीदना है, उसे शादी भी करनी है, तो ऐसे में अगर वो अपना सारा पैसा स्टॉक्स में लगा देगा तो स्टॉक्स के उथल पुथल से उसका सारा पैसा वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े, और ऐसे में एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें वे बहुत अच्छे से जानते हों। पीटर लिंच का कहना है कि आपको वो खरीदना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाय व्हाट यू नो। आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हो, आप कौन सा सोप यूज करते आए हो, आपके फ्रेंड्स किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद रहेगा, लेकिन ये फायदेमंद तभी रहेगा जब आप सेकंड स्टेप को ध्यान में रखोगे, जो है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिसर्च करना। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना पसंद करते हो तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड से मतलब है कि आप निफ्टी बेस्ड या बैंक बेस्ड फंड ले सकते हैं। यहां पर आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे, यानी जैसा इंडेक्स चलेगा वैसा आपको फंड मिलेगा। यहां आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफी डिफरेंस होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वो रिसर्च करने के लिए मार्केट को टाइम देते हैं। अगर आप भी एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की तरह ही सोचते हैं और स्टॉक मार्केट में टाइम दे सकते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ज्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ही प्राइस गिरने लगते हैं तो वे लोग सब कुछ बेच देते हैं और जैसे ही प्राइस बढ़ने लगते हैं वो अपना पैसा लगाकर स्टॉक्स खरीद लेते हैं।
जब यूएस में हाउसिंग बबल की घटना हुई थी, उस वक्त जैसे ही हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी तब सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। लोगों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि हाउसिंग की कीमत ओवर प्राइस्ड हो गई है और फिर मिस्टर मार्केट ने उन्हें धोखा दे दिया, मार्केट क्रैश हो गया। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर लो प्राइस में खरीदता है और हाई प्राइस में बेचता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर मैनेज करना है। जब आपको लगे कि किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसकी वैल्यू से ज्यादा हो गया है, आपको स्टॉक को बेच देना है। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वर्चुअल इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप अच्छी और बुरी डील में फर्क करना समझ सकते हैं। कुछ बातें जो एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए। हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर या नीचे जाता रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसी कंपनीज में कभी इन्वेस्ट ना करें जो कुछ सालों से लॉस में चल रही हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाए। एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाती है। किसी भी एक्सपर्ट पर आंख बंद करके भरोसा न करे। आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी की शुरुआत करती है तो आपको उसके शेयर्स खरीद लेने चाहिए। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जिनकी वर्थ $2 बिलियन से कम हो। कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। कंपनी ने 10 साल से लगातार प्रॉफिट कमाया हो। कंपनी पर ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम इस बुक में जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हो उसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियर हो और आपको एक ऐसा ब्रिज बनाने का काम दिया जाए जिसकी कैपेसिटी 1200 पाउंड की हो, तो क्या आप सिर्फ 1200 पाउंड वाली कैपेसिटी का ही ब्रिज बनाओगे? अगर उससे मान लेते हैं 1300 पाउंड की कैपेसिटी का ट्रक गुजरे तो ऐसे में क्या होगा? वो ब्रिज तो टूट ही जाएगा। तो आप एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखकर 1500 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाओगे। ऐसा ही आपको स्टॉक्स में करना है। आपको किसी भी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदना चाहिए। मान लो किसी स्टॉक का फेयर प्राइस 500 है और आप उससे 350 में खरीद लेते हो सकता है कि आपकी एनालिसिस में थोड़ी बहुत गलती हो और कंपनी का बिजनेस थोड़ा बहुत खराब हो जाए और स्टॉक प्राइस 400 पर चला जाए, तो भी आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी क्योंकि आपको अभी नुकसान नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि आप और आपका फ्रेंड एक कंपनी XYZ में इन्वेस्ट करने की सोचते हो। आपका फ्रेंड उस कंपनी का शेयर 1000 रुपए में खरीदता है। उस समय उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी 1000 ही होती है और आप कुछ समय बाद उसी कंपनी का शेयर 500 रुपए में खरीदते हो। उस समय भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 ही होती है। कुछ समय बाद शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 1250 हो जाती है और तब आप अपने शेयर्स को 1250 की वैल्यू पर बेच देते हो। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड को 25% का रिटर्न मिलेगा और आपको 150% का रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नंबर 1, the likelihood of losing money is reduced if the company doesn't perform well. Number 2, you stand to make more money and have better return if things turn out well. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपके लॉस होने के चांस को रिड्यूस कर देता है। इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट्स हर उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक इन्वेस्टर बनना चाहता है। कुछ लोग बिना कॉन्सेप्ट जाने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और जाने और अनजाने में वो गैमलर बन जाते हैं। इन्हें हाइब्रिड इन्वेस्टर कहा जाता है, जो ना तो रिसर्च में टाइम लगाना चाहते हैं और ना ही पैसे लगाकर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर किसी की भी बातें सुनकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनका पोर्टफोलियो ज्यादातर टाइम नेगेटिव में ही रहता है। एक हाइब्रिड इन्वेस्टर एक आध बार प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन लंबे टाइम में उसे लॉस ही उठाना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ वैल्यू जरूर सीखी होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके और आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज।